सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 25.3% रही, जो 2023 के मुकाबले में 7% ज्यादा है, जिससे मजीद 1 करोड़ 30 लाख अफराद गुर्बत की दलदल में फंस गए हैं। अब एक तरफ वर्ल्ड बैंक की गुर्बत पर रिपोर्ट है तो दूसरी जानिब वजारत मनसूबाबंदी की बेरोजगारी पर रिपोर्ट, जिसमें यह बताया गया है कि गुज़श्ता 10 साल में मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी की शरह 1.5% से बढ़कर 7% तक पहुंच गई है। पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे 2023-24 के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 45 लाख अफराद बेरोजगार हैं, जिनमें 24 साल तक की उम्र के नौजवानों में बेरोजगारी की शरह सबसे ज़्यादा 11.1% है। ये स्टार्ट्स 2020-21 के लेबर फोर्स सर्वे पर मबनी है, जिसके बाद पिछले 3 सालों के दौरान रोजगार के हवाले से कोई सर्वे नहीं किया गया। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक 2024 में 6,63,186 से ज़ायद पाकिस्तानी रोजगार के लिए बैरून मुल्क चले गए हैं। फिर सेनेट में पेश की गई रिपोर्ट को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जिसके मुताबिक गुज़श्ता 3 साल में 17,773 अफराद गैर कानूनी तरीके से यूरोप मुंतकिल हुए हैं। इन तमाम अदादो शुमार की रोशनी में अगर हम उड़ान पाकिस्तान मंसूबे को देखें तो इसका एक इंतहाई अहम हदफ पाकिस्तान में पावर्टी की जो शरह है उसको 13% तक उसमें कमी लाना है, और शायद यही हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज होगा। अब सवाल ये कि ये होगा कैसे, और सिचुएशन है जो सारे स्टैट्स हैं उसमें ये कितना बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए, और साथ ही साथ इस पर ओवरऑल डिस्कशन करते हैं। हमें एहतशामुल हक साहब ने ज्वाइन की है, सीनियर तज्जियाकार। इनके साथ साथ फहद शफीक साहब कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम सिंध के, आपको भी वेलकम करेंगे शो में। फहद साहब, सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। ये जो स्टैट्स हमारे सामने है, वर्ल्ड बैंक के भी वो कह रहे हैं जी 40% आबादी जो है वो खते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी बसर कर रही है। आलमी बैंक ने जो अंदाज़ों के मुताबिक एक अदादो शुमार दिए हैं वो 2026 तक ये शरह 40% से जब 40% से ऊपर रहने का इम्कान है। अब हम देख रहे हैं कि हमने 13% तक पावर्टी में कमी लानी है, रिडक्शन में। चैलेंजेस बेसिकली क्या हैं, बैरियर्स क्या हैं कि हम अभी तक गुर्बत जो है उसमें कमी नहीं ला पा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मौका दिया मईशत के हवाले से बात करने के लिए। और देखिए, आपके सामने अभी जो पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर ने उड़ान पाकिस्तान के नाम से एक होम ग्रोन इकनॉमिक एजेंडा पेश किया है, जिसके तहत हम पाकिस्तान के अंदर 5 E's पे काम करेंगे जी, जिसमें ई पाकिस्तान है, इक्विटी है, एनर्जी है, एनवायरनमेंट है और उसके अलावा एक्सपोर्ट्स है। देखिए, अब इसके ऊपर जो डेफिनेटली ये जो होम ग्राउंड इकनॉमिक एजेंडा है, मेड इन पाकिस्तान, इसको लेकर प्राइम मिनिस्टर ने जो उड़ान पाकिस्तान एक लेकर आए हैं प्रोजेक्ट, इसमें 3 साल के अंदर देखिएगा आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और पाकिस्तान एक अच्छी पोजीशन पे खड़ा होगा। मैंने पहले भी ये बात हमेशा कही कि पाकिस्तान के अंदर काम करने वाले लोग हो ना तो बहुत कुछ हो सकता है। वज़ीर आज़म दिन रात अपनी कैबिनेट के साथ मिलकर पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से मुस्तहकम करने के लिए, तरक्की दिलवाने के लिए, रिकग्नाइज़ करवाने के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, बहुत सारे जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जैसे कि आपने बताया, इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए प्राइम मिनिस्टर ने उड़ान पाकिस्तान का प्रोजेक्ट लेके आए हैं, जिसमें नौजवानों के लिए बेपनाह अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एहसन इकबाल साहब ने, प्लानिंग मिनिस्ट्री ने मिलके उसको पेश किया और इसको लेकर हम इंशाअल्लाह ताला दिन रात काम करेंगे और ऑलरेडी कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान मुस्तहकम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगी, पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है वो ख़त्म होगा और बहुत सारी चीज़ों में, एक्सपोर्ट्स में, उसमें बहुत सारी बेहतरी आएगी। तो आपके सामने एक SIFC का भी प्लेटफॉर्म जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जिसका ऑफिस है उसको जनरेट किया गया, वो भी इसी वजह से किया गया कि जो पाकिस्तान के सनतकार थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बिज़नेस कम्युनिटी है, उनको प्रोटेक्शन मिले और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स लेके आना चाह रहे हैं उनको प्रोटेक्शन मिले और उनको गाइडेंस मिले और उनके जो इश्यूज़ हैं, जो ग्रीवेंसेस हैं वो दूर किए जाए। अच्छा, एक फहद साहब, ये भी पाकिस्तान में हम देख रहे हैं सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं।
इकोनॉमिक अनसर्टनिटी अपनी जगह, नेचुरल जो डिज़ास्टर हैं वो हम देख रहे हैं, इनका बड़ा अहम किरदार है। अब हम 2022 के अगर फ्लड की बात कर लें, इससे लोगों के जो लाइवलीहुड्स हैं, उनकी जो ज़िंदगियाँ हैं वो बुरी तरह मुतासर तो हुई हैं। इसके अलावा जो आम पब्लिक, जो लोग मुतासर इस फ्लड से नहीं हुए, वो इस तरह से मुतासर हुए कि आपकी जो फूड प्राइसेस हैं वो बहुत हाई हो गई। इन चैलेंजेस से कैसे निपटा जा सकता है, क्योंकि ये तो हमारे सामने नेचुरल डिज़ास्टर, और इन पे किस तरह से काम किया जाएगा? देखिए, इसके अंदर एक जो 5 E's के अंदर मैंने आपको बताया ना, एनवायरनमेंट का जो सेगमेंट है जो कि उड़ान पाकिस्तान में है, उसमें वाटर एंड फूड सिक्योरिटी का एक पूरा कंपोनेंट है, जिसके तहत उसके ऊपर जो मिनिस्ट्री है वो इसके ऊपर काम कर रही है। असल में इसका जो एजेंडा है ना, जैसे 5 E's मैंने आपको बताया, तो वो हर मिनिस्ट्री को इसके अंदर इन्वॉल्व किया गया है, ताकि वो अपनी सारी चीज़ें इसके अंदर लेके आएँ। और प्राइम मिनिस्टर इसके मतलब डेफिनेटली वो, क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं पाकिस्तान के, वो इसको फुल लुक आफ्टर करेंगे, और इसके लिए एक पूरी टीम तश्कील दी जा रही है जो कि इसको रन करेगी, ताकि सारी मिनिस्ट्रीज़ को जो एक स्लो प्रोसेस है, आप भी जानती हैं कुछ चीज़ें स्लो भी होती हैं, उसको इसमें फास्ट करके और आवाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाएँ। क्योंकि जैसे मैं आपको अगर बात करूँ नौजवानों के लिए, तो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम आप देख रही होंगी कि वज़ीर आज़म भी और राना मशहूद साहब भी, जो कि चेयरमैन भी हैं प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के, वो बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं बैक टू बैक। मैं एहतशाम साहब को भी शामिल गुफ्तगू करती हूँ। एहतशाम साहब, एक तो वही बात आ जाती है कि इसमें सबसे बड़ा जो क्वेश्चन रेज हो रहा है वो यही कि प्रैक्टिकल रोड मैप हमें नहीं बताया गया। उड़ान पाकिस्तान में जो मिसिंग फैक्टर है, इस पे बड़ी क्रिटिसिज्म भी हम देख रहे हैं। अच्छा, एक तो ये चीज़, दूसरा ये कि अगर हम बात करें खुद सोल्यूशन की, वन ऑफ द फैक्टर्स जो हम देखते हैं जो आपकी पावर्टी रिड्यूस करने में हेल्पफुल हो सकता है, वो आप जॉब क्रिएशन होगा आपका, उसके अलावा जो आपकी एजुकेशन है उसको बेहतर किया जाए। ये हम कर क्या सकते हैं इस सिलसिले में, अगर आप कुछ सजेशंस देना चाहें? देखो ना, 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली तो बात है कि देर आए दुरुस्त आयत, ये रियलाइजेशन तो मेरा ख्याल है सिविल और मिलिट्री लीडरशिप को हो गई है कि 25 करोड़ की आबादी में अगर क्लोज टू 10 करोड़ लोग गुर्बत की निचली सतह पे रह रहे हैं, यानी $3 पर डे पे सस्टेन कर रहे हैं, और ये कि जी हमारी बेरोज़गारी की शरह 7% है। अगर इसको आप इनफॉर्मल सेक्टर को भी देखें जो फॉर्मल सेक्टर से बड़ा हो गया है, मानी इनफॉर्मल इकोनॉमी, इसको आप ब्लैक इकोनॉमी कहते हैं, लेकिन ना 375 की हमारी बिलियन की डॉलर की इकोनॉमी है, वो कहा जा रहा है कि इनफॉर्मल या ब्लैक इकोनॉमी 500 बिलियन डॉलर की है। उसको भी अगर शामिल करें तो हम ना ये बेरोज़गारी की शरह ये एक डबल डिजिट में चली जाती है। लेकिन अब फॉर्मल सेक्टर तो आपको पता है जहाँ से आप डाटा लेते हैं, लेकिन बेशुमार कारोबार हैं छोटे बड़े जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, और जिसमें आप देखते हैं वो अपना डाटा देते भी नहीं, बताते भी नहीं। यानी मिनिमम वेजेस जो हैं वो 37,000 हैं, 10% भी हम ना लोग नहीं देते। प्राइवेट सेक्टर में तो शायद बहुत ही कम है। गवर्नमेंट सेक्टर में जो थोड़े जॉब रह गए हैं, बाय द वे आज ही फाइनेंस मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि मज़ीद 100 के करीब उन्होंने मिनिस्ट्रीज़ और डिवीज़न को मर्ज करना है, कितने लोग रखे जाएंगे, सरप्लस में जाएंगे, वो एक अलग हुकूमत के लिए परेशानी होगी। आप सही कह रही हैं, बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है, लेकिन हम ना जो फौरी तौर पे 2-3 बातें करने की ज़रूरत है, जो मैं आप और हर बंदा कर रहा है एक मुद्दत से, वो नहीं हो रही। देखें, तालीम जब तक आप नहीं फैलाएंगे ना, एजुकेशन आप देख लें, आज भी 50% प्लस लिटरेसी रेट है, लेकिन कहा जाता है इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो अखबार पढ़ सकते हैं, अंगूठा लगा सकते हैं। हायर एजुकेशन तो अब जिस तरीके से मैं देखता हूँ ख़त्म ही हो रही है, वो फोकस नहीं रहा। अताउर रहमान के ज़माने में बहुत था, जब यूनिवर्सिटीज़ हमारी दुनिया की 100 यूनिवर्सिटी में हमारी 3-4 यूनिवर्सिटी भी आ जाती थी। अब जो करने वाली बातें हैं ना, एक तो ये कि तालीम, उसके बाद फिर ये आपकी ट्रेनिंग प्रोग्राम, और फिर जिस तरीके से आज प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र किया अपनी काबीना के बाद, स्मेडा, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये बिल्कुल गैर फाल हो चुकी है। इन्होंने जॉब क्रिएशन के हवाले से, ट्रेनिंग प्रोग्राम के हवाले से, और जिसको कहते हैं साथ साथ स्पेशलाइजेशन, स्किल्ड लेबर को बढ़ाने के हवाले से बातें की। तो मेरा ख्याल है बातें बहुत की गई हैं अब तक। अब अच्छी बात ये लग रही है कि बार बार सब लोग यही कह रहे हैं कि जी दिस टाइम दे मीन बिजनेस। फवाद साहब से जानते हैं कि जो भी बात भी कर रहे थे, PM यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये भी एक शुरू किया गया था। इसके अलावा हम देख रहे थे कि ये जो सेहत सहूलत प्रोग्राम था फॉर पंजाब एंड KP, ये एक्टिवली काम कर रहे हैं फहद साहब, और इससे किस हद तक लोगों ने इस्तेफादा किया है? देखिए, हम ना जैसे एहतशाम साहब ने बात की, और डेफिनेटली बहुत सारी बातें इसमें मतलब रियलिटी भी हैं, और बहुत सारी मतलब उन्होंने अप्रिशिएट किया। यही बहुत अच्छी बात है कि देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की बात है,
और प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम हम अगर डिस्कस करें तो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के अंदर हम डिफरेंट जो प्राइम मिनिस्टर स्किल यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के तहत हम नैफटेक के थ्रू वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग्स कराते हैं, जो कि हमारे नौजवानों को बड़ा इससे फ़ायदा होता है क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे उसकी सर्टिफिकेशंस जो हैं वो रिकग्नाइज होती हैं। उसके अलावा हमने प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के अंदर इंटर्नशिप प्रोग्राम अभी लॉन्च किया है, जिससे हम 30,000 नौजवानों को इंटर्नशिप ऑफर करा रहे हैं इन डिफरेंट सेक्टर्स। उसके अलावा देखिए बहुत सारी चीज़ें हम एंटरप्रेन्योर बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन्स दे रहे हैं। जी सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये बहुत अच्छे जो काम आप गिनवा रहे हैं, ये किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें फिर अगेन वही आता है, हम स्किल्ड लोग तो तैयार कर रहे हैं, लेकिन फिर वो जॉब क्रिएशन वाला मसला आ जाता है। जब अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो लोग अगेन बाहर गैर कानूनी तरीके से, जिस तरह से हम देख रहे हैं, ये स्टैट्स भी हमारे सामने है जैसे जा रहे हैं। आज वजीर आजम को इस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि FIA अभी पिछले दिनों भी एक्शन लिया। जी, आज भी बल्कि इस हवाले से मैं देख रही थी कि हेडलाइन है कि भाई आप FIA के जो लोग हैं इन्वॉल्व हैं उनके अगेंस्ट भी क्रैकडाउन किया जा रहा है, विच इज़ रियली गुड कि चलो इस हवाले से काम शुरू हमें दिखाई दे रहा है। तो अब ये कि अब हमने जॉब क्रिएशन कैसे करनी है, हम स्किलफुल लेबर तो तैयार करें, लेकिन हमने जॉब क्रिएशन कैसे करनी है, ये एक चैलेंज है हमारे सामने। देखिए अब आप जो जॉब क्रिएशंस की बात कर रही हैं ना, अब आपने देखा होगा पिछले जब से प्राइम मिनिस्टर ने हल्फ उठाया है और उनकी एक्टिविटी और जो उनकी स्ट्रैटेजी है काम करने की, डिफरेंट कंट्रीज से लोग आ रहे हैं यहाँ पे, उनकी बिजनेस कम्युनिटी आ रही है और आके यहाँ हमारी मिनिस्ट्रीज़ के साथ MOUs कर रहे हैं इन डिफरेंट सेक्टर्स के, वो इंडस्ट्री यहाँ लगाएं, यहाँ बिजनेस लेके आएँ। एक तो उससे हमारी IMF से जान छूटेगी जब आपके पास यहाँ पे रेवेन्यू आएगा, दूसरा उससे जॉब क्रिएशंस होंगी। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ कि हम प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत एंटरप्रेन्योर बिजनेस एग्रीकल्चर लोन्स दे रहे हैं 75 लाख तक विद मिनिमम मार्कअप, और 5 लाख तक जीरो मार्कअप है, 15 लाख तक 5% है और 75 लाख तक 7% है। ऑलराइट, और शहबाज साहब उससे ज्यादा स्पीड में मदारिस का क्या करें जहाँ पे मौलवी दुनियावी तालीम देने नहीं देता किस तरीके से। जी चलें, आपका पॉइंट इस हवाले से आ सर वो मदारिस वाला मामला तो हल हो रहा है और डेफिनेटली उसको अपर लेवल पे देखा जा रहा है, उस पे जो भी प्रेसिडेंट साहब ने साइन भी किया है और उसके ऊपर जो भी स्ट्रैटेजी बनेगी इंशाल्लाह हम किसी और प्रोग्राम में डिटेल उसको आपको इस पे ब्रीफ करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमारा नौजवान इंशाल्लाह ताला मायूस नहीं होगा, चाहे वो किसी भी सेक्टर से हो। अभी हमने मदरसे इंशाल्लाह चलें। गुड लक टू यू फहद शफीक साहब, हमने ट्रेनिंग्स कराई फॉर बीइंग ऑन द शो, हमारे साथ मौजूद थे। एहतशाम साहब साथ ही रहेंगे, आते हैं नाज़रीन, उसके बाद पॉलिटिकल एरेना पे क्या हो रहा है इस हवाले से स्टोरी आपके सामने रखेंगे। वेलकम बैक। हुकूमत के आगाज में पीपल्स पार्टी ने वजारतें लेने से इनकार करते हुए कहा था कि वो फिल वक्त काबीना में शमूलियत इख्तियार नहीं करेगी, ताहम कुछ अरसे बाद हो सकता है वो ऐसा कर ले। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कैबिनेट में तोसी की खबरें भी सामने आ रही हैं और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात की खबरें भी सामने आ रही हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाज़िया मरी ने अपने एक बयान में कहा है कि जिस दिन हमने हुकूमत की हिमायत वापस ली वो ख़त्म हो जाएगी। ये हार्श वर्ड्स शाज़िया मरी की जानिब से कहा गए हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तान मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी के क़याम से कबल PP को एतमाद में ना लेने का भी शिकवा किया है, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बनाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं और इसहाक डार, अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ, राना सना और एहसन इकबाल पर मुश्तमिल मसालहती कमेटी भी बना दी है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए तशामुल हैं। इनके साथ साथ सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कादिर खान मंदुखेल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच सर, आप शो में आपने वक्त दिया। सबसे पहले आपकी जानिब आ रहे हैं, ये हम देख रहे हैं कि आए रोज़ नाराज़गियाँ भी हो रही हैं, कंसर्न्स भी आ रहे हैं, मीडिया पर भी इस हवाले से बात हो रही होती है। चेयरमैन बिलावल साहब भी कई बार स्टेटमेंट ऐसे दे जाते हैं जिस पे उनकी नाराज़गी हमें वो इजहार कर जाते हैं। अभी रिसेंटली मुलाकात हुई थी गवर्नर हाउस पंजाब में, उसमें यही कहा गया था कि पंजाब के साथ जो कंसर्न्स हैं वो मिल बैठ के हल किए जाएंगे। एक तो उस हवाले से वो जो साइन हुआ था मामला, उस पर वो किस हद तक पेशरफ्त हुई है। दूसरे अब रिसेंट कंसर्न्स क्या हैं आपके? बहुत शुक्रिया आमना साहिबा। जो पहले वाले जो मुज़ाकरात थे उसमें पेशरफ्त नहीं हुई है, तो नए जो मसाइल है वो जन्म दे रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ में आ रहे हैं कि हुकूमत PTI के साथ मुज़ाकरात तो कर ही रही है,
मगर वो मुज़ाकरात तो दूर की बात है कि पहले वो खुद हुकूमत में रहेंगे तब भी मुज़ाकरात करेंगे जब वो अपनी इत्यादी पीपल्स पार्टी के साथ इनका ये सलूक है। और ये आज से नहीं है, इससे पहले स्टार्टिंग में हमने ये एतराज़ किया था जहाँ जहाँ हमारे MNA MP है जनूबी पंजाब में या सेंट्रल पंजाब में, वहाँ पे उन अफसरान को लगाया जा रहा है जो एंटी पीपल्स पार्टी है। उसके बाद जाके दरिया सिंध से 6 नहरें निकालना, जो पहले ही सिंध जो है ना वो खुशहाली का जो है सामना करना है, और वहाँ 6 नहरें और सिंध हुकूमत से पूछे बगैर, मशवरत से बगैर। उसके बाद जाके जो सैलाब में 90% पानी में डूबे हुए थे सिंध, वहाँ के लिए जो मकानात की तामीर वफाकी हुकूमत ने अपना हिस्सा देना था वो पैसे नहीं दे, ये इशू। उसके बाद मेरे और शहबाज शरीफ साहब का हल्का एक है NA242, वहाँ K5 मनसूबा बनना था, और जैसा कराची में एक मनसूबा K4 चल रहा है, दूसरा K5 जो 50 अरब के लागत से बनना था, तो वो जाके शहबाज शरीफ साहब ने ऐन वक्त पे पिछले हुकूमत में इनकार कर दिए, पैसे नहीं है। चलो ठीक है बाबा, मान लिया। और अभी हमारी उन मुज़ाकराती कमेटी जैसा आप बता रही हो पंजाब सतह पे हमारी चल रही है, तो नया उन्होंने एक अथॉरिटी जहां 2 सूबों में समंदर है, सिंध और बलूचिस्तान में, और दोनों सूबों में हमारी हुकूमत है, और हमारी न सूबाई हुकूमत से न हमारी क़यादत से मशावरत किए और एक पोर्ट अथॉरिटी अलग से बना दी है। तो मैं ये समझ रहा हूँ, सी पोर्ट अथॉरिटी बना दी है, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मुस्लिम लीग नून को पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं रही है, वो पंजाब में एक मुस्तहकम हुकूमत सर, उसकी वजह ये हो सकती है कि पंजाब में पंजाब नहीं PMLN सॉरी उनकी जानिब से बार बार ये कंसर्न्स रेज किए जा रहे थे कि भाई आईनी ओहदे तो पीपल्स पार्टी वहाँ पर बैठी हुई है, लेकिन जब बात आती है फेडरल काबीना का बड़ी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, उस वक्त पीपल्स पार्टी पीछे हट जाती है। क्या इसी वजह से आपके तहफ़्फ़ुज़ात सुने नहीं जा रहे? और अब जो फेडरल कैबिनेट का एक्सपैंड करने जा रहे हैं, क्या पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा बनेगी, ये भी बता दीजिएगा साथ। देखिए, आईनी ओहदा देख के कोई एहसान नहीं किया है, उसकी बदले में हमने शहबाज शरीफ साहब को, जो कि खुद शायद कभी नहीं बन सके थे प्राइम मिनिस्टर, हमने दूसरी मरतबा बना लिया उसको। तो और दूसरी बात ये, आईनी ओहदों में हमने कौन सी वायलेशन की है जो खुद इनकी काबीना हुकूमत कर रही है। हमने अगर एहतियात की है तो हमको गुलामी तो नहीं है कबूल की, हमने बराबरी की सतह पर इनके साथ एहतियात की है। आप मुझे बता दो, सदर पाकिस्तान हुआ या गवर्नर हुए हमारे, एक चीज बताएं मंदोखर साहब, आप माशाल्लाह पार्टी के अंदर है, बड़े बहुत ही जिसको कहते हैं एक्टिव हैं, सारी चीज़ों को समझते भी हैं। अभी ये जो बड़े अरसे से चल रहा है कि पंजाब 12 करोड़ का सूबा है, और मरियम नवाज साहबा कोई पॉलिटिकल स्पेस आपको देने के लिए तैयार नहीं। अगले दिन मेरी खबर के मुताबिक किया है कि यूसुफ जरा गिलानी साहब ने फ़ोन किया उन्हें कि जी आप कोई लगाना चाहते थे कमिश्नर अपनी मर्ज़ी का मुल्तान में किसी और जगह पे भी। उन्होंने कहा कि अंकल मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ, लेकिन ये नहीं होगा, आप हमारे साथ शामिल तो हो ना, बाकायदा काबीना में शामिल हो तो फिर आपके साथ बात बनेगी। दूसरा ये भी साथ साथ ये बताएं कि ये जो अभी आपने जिक्र किया है KP का और उसके बाद आपका कराची पोर्ट का और पोर्ट कासिम का, वो कहते हैं कि जी वहाँ पे वो जॉब नहीं दिए जा रहे क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट के तहत इनके आते हैं अदारे, वो कहते हैं हमें भी जॉब दिए जाएँ। तो किस हद तक आप समझते हैं कि कंसर्न पीपल्स पार्टी के ऐसे हैं कि जिनको दूर करने की ज़रूरत है? देखिए, पहली बात तो ये कि आपने खुद, आपकी अल्फाज को मैं कोट करके आगे जवाब दूंगा कि मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि पहले आप शमूलियत करिए, हुकूमत में फिर देंगे। तो उसका मतलब तो आपको नजर आ गया कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है, नंबर 1 बात। दूसरी बात ये तो बातें हमारी स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में हमारी ये खदशात है जो मैंने आपको बताया। दूसरी बात ये, जो पोर्ट अथॉरिटी दोनों सूबों में जहाँ समंदर है वहाँ हमारी हुकूमत है, और उनका ये कहना है कि जॉब कहाँ से आ गया? आप एक अथॉरिटी बना रहे हो समंदर के किनारे पे जहाँ हमारी हुकूमत है, और हमसे मशवरत भी नहीं कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी गलत बात है तो बता दें। चलो उसको भी आप थोड़ी देर के लिए शुमार करें, चलो हम गलत बात कर रहे हैं। वो जो सिंध सैलाब से डूब गया है, जो शहबाज शरीफ साहब आए थे और बड़े वादे किए, वो क्या हुआ? और तीसरी बात ये कि शहबाज शरीफ साहब हर साल इलेक्शन के लिए तो दौड़े आ जाते हैं कराची में, मेरे ख्याल के NA249 था सबका नंबर और मौजूदा NA242 है, तो वहां तो आ जाता है, मगर या मेरा हल्का बल्दिया टाउन पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है। खुर्शीद शाह साहब की जो वजारत में ये मनसूबा बना था K5, और एंड टाइम पे शहबाज शरीफ साहब ने इनकार कर दिया है, तो ये कौन सी गलत बात हम कर रहे हैं? तो हम ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, ये ठीक है बात आपकी। मंदोखेल साहब एक और चीज़ बता दें, कहा जा रहा है कि जरदारी साहब, ये बिलावल भुट्टो जरदारी भी जो है ना, वो कहते हैं कि जी हमने काबीना में शिरकत नहीं करना, लेकिन इत्तलात ये है कि आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जी हम क्यों ना काबीना में शामिल हो, हमें शामिल होना चाहिए। आपका ख्याल है?
देखिए, आप दो बातें मुख्तलिफ कर रहे हो कि बिलावल साहब कह रहे हैं कि हमने काबीना में शामिल हुए और हमारी पार्टी के लोगों को क्या मजाल है कि वो बिलावल साहब की बात को रद्द कर रहे हैं, पहली बात। और मेरी क्या मजाल है कि मैं उसके ऊपर तबसरा करूं। जो बिलावल साहब हमारी पार्टी के चेयरमैन है, जो उसका हुक्म है सबको मानना पड़ेगा। और आप मुझे बता दो कि ये हमारा हबीसी हाल है, हम काबीना में थे तो क्या हाल होता। तो हम सर ये काबीना अभी में होते उनकी सुन जुमला कंप्लीट होने, हम काबीना में होते उनकी ये हरकतें अगर हमें नजर आती तो वहां काबीना में तो अखाड़ा बन जाता। तो अच्छा है हम काबीना में नहीं है ना। जब वो एक कमिश्नर लगाने को तैयार नहीं है, ना लगाए हमारे कमिश्नर, आप उस कमिश्नर को लगा ले। मैं तो डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी की बात कर रहा था, कमिश्नर की बात आपकी गुफ्तगू से लग रहा है कि पीपल्स पार्टी शायद अब नहीं रहेगी। एक सवाल पीपल्स पार्टी कादिर खान साहब से मैं भी कर लूँ। कादिर खान साहब कल वजीर आज़म तशरीफ ला रहे हैं, कराची का दौरा कर रहे हैं, कोई स्केड्यूल है मुलाकात इस हवाले से? जो हम देख रहे हैं कि आपके कंसर्न्स ग्रो कर रहे हैं दिन ब दिन, लेकिन हार्श भी हो रही है टोन, लेकिन इस हवाले से कुछ हो नहीं रहा, आउटकम नहीं निकल रहा। देखिए, आप शायद मेरे मुंह से वो उगलवाना चाह रहे हैं, जब आसिफ अली जरदारी साहब पंजाब जाते हैं तो मरियम नवाज साहिबा उनके इस्तकबाल के लिए नहीं आती है। तो ये मुझे नहीं पता, मुमकिन बात है कि मुराद अली शाह साहब आए और उनसे मुलाकात कर लिए और कराची के मसाइल के ऊपर, सिंध के मसाइल के ऊपर उनसे गुफ्तगू करें। तो मैं उसको कंपेयर नहीं करूँ उस बात से। ये भी हमारा शिकवा है कि जब सुप्रीम कमांडर पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान एक सूबे में जाता है तो सूबे की वज़ीर आला जो है ना वो इस्तकबाल नहीं करती या उनसे मुलाकात तक करने नहीं आती। तो हमें ये शिकवे तो है, लेकिन हम इन सारी शिकवों गिलों को दूर करते हुए हम ये कहते हैं कि जब हम आपके इत्यादी है, आपके सपोर्टर है, अभी 1 मिनट में और आप गुफ्तगू कर रहे हैं और बिलावल साहब खबर दे दे कि हम हुकूमत से अलग हो गए, तो अगले मिनट में आप हुकूमती जो रहनुमा है उनको आप ये कहेंगे कि ये मुस्लिम लीग नून का रहनुमा, हुकूमती नहीं कहेंगे। तो जब ये सूरत हाल है तो फिर क्यों आप इस तरह रवैया कर रहे हो? मेरा ये जाती ख्याल ये है, मेरे पार्टी का नहीं, मेरे जाती ख्याल ये है कि मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में मुस्तहकम हुकूमत बना ली है। अब उनका ये इशू होगा कि मरकज में हम क्यों बना लें, और इन्हें सारा फोकस जो है ना पंजाब में, आप नवाज शरीफ साहब को देख ले, उन्होंने एक लफ्ज, एक गुफ्तगू मरकजी हुकूमत के ऊपर नहीं की है। और पंजाब में वो कहते हैं कि हमारे पीपल्स पार्टी तादी रहेगी, इनके साथ छोटी मोटी हल्की फुल्की मौसीकी जारी रहेगी। देखिए, अगर जिसको इन हमारी खदशात को मौसीकी समझ रहे हैं तो ये मुंह के बल गिरेंगे। ये 1 मिनट में ऐलान हो जाएगा ना हम हुकूमत से अलग होंगे, अगले मिनट में ये मुंह के बल गिरेंगे और फिर ये मुज़ाकरात तो फिर सारा जो है ना इधर उधर हो जाएगा ना। बात ये कि जब आप पीटीआई को क्या मनाएंगे, जब आपकी सबसे बड़ी एहतियाती जो आपको वज़ीर आज़म बनाने, दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनाने में पीपल्स पार्टी का किरदार है, आपका कोई किरदार नहीं है, आपकी पार्टी का नहीं है। हमारा किरदार है कि हमने दूसरी मरतबा आपको वज़ीर आज़म बनाया। अदम एतमाद की तहरीक भी हमने कामयाब कराया है, जो कि मुस्लिम लीग नून बजिद ये बोलो नहीं हो सकता है। बिलावल भुट्टो साहब ने 10 दिन 10 रात जब लॉन्ग मार्च किए है, उस लॉन्ग मार्च के नतीजे में अदम एतमाद की तहरीक पेश वो कामयाब हो गई है। तो हमारा ये कहना है, दोबारा ये कहेंगे मुस्लिम लीग नून से कि खुदारा आपको भी पता है कि आप अगले मिनट में हुकूमत में नहीं रहेंगे। जब हम इन तहफ़्फ़ुज़ात को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बड़ी संजीदगी से लेना होगा। बहुत शुक्रिया कादिर खान मंदोखेल साहब हमारे साथ मौके पर बात करने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, एक और अहम स्टोरी उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। 9 साल इक़्तिदार के बाद जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के वज़ीर आज़म और लिबरल पार्टी के रहनुमा के ओहदे से दस्तबरदार होने का फैसला कर लिया है। लिबरल कानून साजों की जानिब से इस्तीफ़ा देने के शदीद दबाव का सामना करने वाले ट्रूडो का कहना था कि गवर्नर जनरल ने उनकी पार्लियामेंट को मुअत्तल करने की दरख्वास्त कबूल कर ली है, यानी मुबाहिसे और वोट समेत तमाम कार्रवाइयाँ मुअत्तल कर दी जाएंगी, लेकिन पार्लियामेंट तहलील नहीं की जाएगी। ये तौसीह 24 मार्च तक के लिए होगी और इस दौरान लिबरल पार्टी अपना नया लीडर मुंतखब करेगी। आमतौर पर इस अमल में तकरीबन 4 माह लगते हैं। ट्रूडो की मकबूलियत 2 साल पहले उस वक्त कम होना शुरू हुई थी जब मुल्क में रोज़मर्रा की अशिया की कीमतें महंगी होनी शुरू हुई। अब सारी सिचुएशन में कनाडा की सियासत में आगे क्या होने वाला है, किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप, उनका रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने पहले भी कनाडा को 51st स्टेट के तौर पे इस तरह से ट्वीट किया। अब दोबारा उनकी नज़रें कनाडा पर लग गई हैं और वो उसे अमेरिका में शामिल करने की ख्वाहिश रख रहे हैं। इनका रिएक्शन और इस सारी सिचुएशन में जो कनाडा में हम देखता हुआ उन पर जो दबाव था ट्रूडो पर, क्या वो अंदरूनी मसाइल थे या बैरूनी दबाव में जो अमेरिका का हम देखते हैं कि अक्सर उसके ऊपर मुदाखलत का इल्ज़ाम लगता रहा है।
तो ये फैक्टर भी किस हद तक इन्वॉल्व था। इसी पर बात करने के लिए एहतशामुल हक के साथ साथ हमें हामिद खान अल मशरिकी साहब ने भी ज्वाइन किया है। बैनुल-अक़वामी उमूर पर बड़ा अहम तज्ज़िया देते हैं, पेश करते हैं, एक्सपर्टीज़ इनकी। सर बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब। ये सारी सिचुएशन में अभी आप आगे क्या देख रहे हैं, और ये जो सारी सिचुएशन हुई है इसमें अमेरिका का किस हद तक किरदार था? जी बिल्कुल, जैसे कि मेरा ख्याल है आपके प्रोग्राम में भी और मैंने एक और प्रोग्राम में भी कहा कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट मुंतखब हुए उसके साथ ही हमें नजर आया कि वो जो उनकी जो पुरानी एक तरह से चपलिश चलती रही जस्टिन ट्रूडो से अपनी पिछले दौरे सदारत में, वो जारी रही और उन्होंने उस अंदाज में कनाडा के ऊपर टैक्सेस लगाने की, ड्यूटीज आयद करने की बात की और साथ ही ये कह दिया कि जी अगर कनाडा हमारे साथ मिल जाए यानी 51st रियासत बन जाए तो हम उसके लिए बहुत आसानियां कर सकते हैं। मैं आपको बताता चलूं, मैं खुद 2 माह पहले टोरंटो में था और मैंने सारा कुछ देखा। वहां पे पब्लिक परसेप्शन ये है कि अमेरिका का बहुत ज्यादा जो इन्फ्लुएंस है वो कैनेडियन की शनाख्त के लिए बड़ा नुकसानदेह है। खुद जो लोकल कैनेडियन है वो इसको लाइक नहीं कर रहे हैं कि अमेरिका उनके ज़ाती मामलात में और उनके जो मुल्की मामलात है उनमें बड़ी मुदाखलत करता है। और उसकी वजह से अगर हम सारी सूरत-ए-हाल को देखें तो इवन इस लिबरल पार्टी के अंदर भी बहुत ज्यादा जो अमेरिका मुखालिफ जो उम्मीदवार हैं उनके कामयाबी के इम्कानात ज्यादा हैं, चाहे वो क्रिस्टिया फ्रीलैंड हो या मार्क कार्नी हो, उनकी कामयाबी के इम्कानात अमेरिका मुखालिफ उम्मीदवार की बात आप कर रहे हैं? जी, जो ट्रंप मुखालिफ नजरियात रखते हैं, उसकी वजह ये है कि उनका ख्याल ये है कि इससे कनाडा का कौमी तशख़्ख़ुस खराब होगा अगर कनाडा बहुत ज्यादा अमेरिकी ज़ेरे असर आ जाएगा। जबकि जस्टिन ट्रूडो की जो एकदम से पॉपुलैरिटी कम हुई उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उसके अंदर उनकी 2022 में लगाई गई इमरजेंसी भी उसमें शामिल है। उनका जिस तरह आपने कहा कि महंगाई के खिलाफ वो उस अंदाज में काम नहीं कर सके, और इससे मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पर जमहूरियत का बड़ा आपको नजर आया कि जमहूरियत बड़ी मजबूत है कि उन्होंने किसी भी अंदाज में बहुत ज्यादा मज़ाहमत नहीं की। जब उनको महसूस हुआ कि उनकी मेजॉरिटी खत्म हो रही है उन्होंने फौरी तौर पर अपनी जो है इस्तीफा दिया। ठीक है इत्तेशाम साहब, ये जो ट्रुथ सोशल पे हम देख रहे हैं, एक्स टाइप ये जो हम देख रहे हैं कि प्लेटफॉर्म है, इस पे जो डोनाल्ड ट्रंप का फौरी तौर पर रिएक्शन, जिसमें वो कह रहे हैं जी टैरिफ कम हो सकते हैं अगर अमेरिका के साथ मर्ज कर देता है कनाडा, इसके अलावा टैक्सेस कम हो सकते हैं, रशिया और चाइना के ख़तरे से बचा जा सकता है, कनाडा बच सकता है। ये उनकी ख्वाहिश है या ऐसे कुछ इम्कानात पाए जाते हैं आगे हम फ्यूचर में? अब ना उनकी ख्वाहिश भी है और उनका बड़ा शदीद गुस्सा भी है। लेकिन जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो उनकी पॉलिसीज़ की मुखालफत करता रहा है और बाइडन की जितनी उन्होंने खुल के हमायत की है इस इलेक्शन में, तो ज़ाहिर है वो कभी भी ट्रूडो को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है आमना ये दोनों फैक्टर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है ट्रूडो के लिए, इनका ट्रंप का उनके ख़िलाफ़ हो जाना या महंगाई का। असल उनकी पार्टी लिबरल पार्टी में जो बहरान आया ना, जब से 25 उनके एमपीज़ ने बगावत कर दी और फिर उसको ज़्यादा हवा मिली जब उनकी फाइनेंस मिनिस्टर जो है ना उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया वहाँ से, और ये इसको नहीं संभाल पाए और इसको कैश कराया उनकी कंजर्वेटिव पार्टी ने। वो आगे सामने वो कहते जी हम सारे मसाइल हल करने के लिए तैयार है, यही बात है। वजह है कि वो कह रहे हैं कि 20 अक्टूबर से पहले या 20 अक्टूबर तक जो इलेक्शन होने हैं, कहा जा रहा है कि 92% तक चांसेस हैं कंजर्वेटिव पार्टी जीत जाएगी। अब सबको ये गम खा रहा है, जिस तरह ये एक खौफ भी है ट्रंप साहब आएंगे क्या करेंगे। चाइना भी देखें उनके लिए मसाइल मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं, पूरी दुनिया। वो कहते हैं ना कि छींक आती है अमेरिका को तो ज़ुकाम पूरे दुनिया को लग जाता है, तो वो उनके लिए तो बड़ी मुसीबत है, नेक्स्ट डोर जो नेबर है उनके। अब सवाल ये है कि जी वो क्या होगा। बजाय ये लगता है कि अगले इलेक्शन के लिए तो अब ये गए आएंगे तो कंजर्वेटिव पार्टी आ जाएगी, जीत जाएगी, लेकिन इनकी पार्टी के अंदर जो बहरान पैदा हुआ, जो इन्होंने 2013 ऑनवर्ड इनकी पार्टी इनके साथ रही है ट्रूडो के साथ, तो उनके साथ नहीं रही। क्या वजूहत हैं, ये किस हद तक उनके लिए कुछ नहीं कर पाए या उनके तहफ़्फ़ुज़ात किस तरह के थे, ये भी अभी लोगों को नहीं समझ आ रही। असल बात यही है कि जी पार्टी को बचाने में कामयाब नहीं हुई, नतीजतन बगावत हुई और आज उनको ये सब कुछ फेस करने का मौका मिल रहा है। ऊपर से फिर ये एक चांस आ गया ट्रंप का भी, और फिर बड़ा चांस मिला जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जी छुप के पीछे से जो मोदी साहब उन पे वार कर रहे हैं, क्योंकि जब से झगड़ा हुआ है उनके एक सिख रहनुमाओं को आपने देखा उनकी राह ने मरवाया वहाँ पे कनाडा में, उसके बाद से तो वो भी कहते हैं अपना मोदी भी और ट्रंप साहब ने मिल के कहा कि इनके खिलाफ कुछ किया जाए। तो ये तो खबरें इस तरह की आ भी रही हैं। मेरा ख्याल है अपने लिए जो ज़्यादा मुसीबत होगी अपने उनकी पार्टी के एमपीज़ का साथ छोड़ देना। बगावत वो अभी तक वहीं के वहीं है। इन्होंने बड़ी कोशिश की अपने तौर पर लोगों को राज़ी कर लें, लोग तैयार नहीं हैं, लेकिन साथ साथ आमना उनकी रेपुटेशन इतनी ख़राब पब्लिक में नहीं हुई
ये सियासी तौर पे मामला जो इतना आगे चला गया है और ऊपर से जलती पे तेल का काम किया ट्रंप साहब ने, जिस तरह बयान देने शुरू किए, उन्होंने कहा मैं किसी सूरत में महसूलात बर्दाश्त नहीं करूँगा, मैं किसी सूरत में भी इनकी जनाब ड्यूटी जो है ना कम से कम 10% होगी और ज़्यादा इनकी चीज़ों पर लगाई जाएगी। उससे लोग परेशान हुए। अमेरिका में तो लोग परेशान हैं ही हैं कि ये जो एक चाइना के साथ एक ट्रेड वॉर शुरू होगी, इकोनॉमिक वॉर शुरू होगी, उसका अमेरिकियों को जो नुकसान होना ही होना है, लेकिन दूसरी तरफ इक़्तिसादी तौर पे भी पूरी दुनिया अन्नब हो जाएगी। सियासी तौर पे तो अब देख लें मिडल ईस्ट का क्या नक्शा बनेगा, अब यूक्रेन में क्या होने जा रहा है, हमारे रीजन में क्या होना है। तो मेरा ख्याल अहम बात इस वक्त ये है कि ट्रूडो साहब पीछे हट गए, पार्टी शायद अब मुतहिद होकर अगले इलेक्शन के लिए प्रॉपर तैयारी कर सकती है। चलें, थैंक यू सो मच एहतशामुल हक साहब, हामिद खान अल मशरी के साथ इस सेगमेंट के लिए। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी, जो कि खैबर पख्तूनख्वा से है, जहां पर 1 साल से भी ज़्यादा अरसे से 32 सरकारी जामियात में से 24 मुस्तकिल वाइस चांसलर से महरूम हैं। दूसरी जानिब माली मुश्किलात की वजह से इंतजामी अमला और असातिज़ा क्लासरूम्स में कम और हमें सड़कों पर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं एहतजाज करते हुए। यूनिवर्सिटी उमूर चलाने के लिए 24 जामियात प्रो वाइस चांसलर्स के जरिए चलाई जा रही हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ ज़ाहिर शाह शिराजी साहब मौजूद है, अपना तज्जिया भी पेश करेंगे, पेशावर के ब्यूरो चीफ भी हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब वक्त देने के लिए। शाह साहब, ये बेसिकली रीज़न क्या है कि इतने अरसे से वहाँ पर वाइस चांसलर्स नहीं है? बहुत बड़ा बहरान है और इसकी जिम्मेदारी किसके सर पर है? देखिए आमना, बहुत बहुत शुक्रिया। इससे ज़रा सा थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा। जिम्मेदारी तो बेशक सूबाई हुकूमत के सर पर ही है, जिसकी नायली की वजह से इस वक्त 36 में से 28 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर एडहॉक के ऊपर चल रहे हैं। और अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं तो इन वाइस चांसलर्स की अपॉइंटमेंट और उनके लिए जो कमेटी बनाई गई थी, सर्च कमेटी, इसका नोटिफिकेशन जो है वो महमूद खान साहब की गवर्नमेंट, जो कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, उस ज़माने में हुआ। उसके बाद उनकी हुकूमत चली गई और एक हुकूमत आई जो कि हम कह सकते हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट थी। सर्च कमेटी के जो अरकान थे उनमें से 3 अरकान मुख्तलिफ औकात में रिज़ाइन कर गए और एतराज़ ये उठाया सूबाई हुकूमत ने कि क्योंकि इन मेंबरान उसके बाद 3 नए मेंबर जब अपॉइंट किए गए तो उन मेंबरान की अपॉइंटमेंट को इलेक्शन कमीशन से उसकी मंजूरी नहीं ली गई, हालांकि उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। सूबाई हुकूमत अब ये प्ली लेकर इस तमाम मामले को ड्रैग ऑन कर रही है। और बदकिस्मती ये है कि इस वक्त अगर आप देखें तो जो जामियात हैं वहाँ पे एडहॉक के ऊपर जो है वो वाइस चांसलर को अपॉइंट किया गया है। बावजूद इसके कि पेशावर हाई कोर्ट ने इस पर डिसीजन किया और हुकूमत को डायरेक्टिव दी कि आप जल्द अज जल्द जो है इन वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट करें ताकि यूनिवर्सिटीज़ जो है मुनासिब तरीके से अपना काम कर सके। लेकिन उस हाई कोर्ट के डिसीजन की भी वायलेशन हुई। इसके बाद जो है वो सूबाई हुकूमत को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस मिला। अब अगर हम देखें तो सूबाई हुकूमत, सूबाई सेक्रेटरी तालीम, सूबाई सेक्रेटरी लॉ और हायर एजुकेशन, उन्होंने बाकायदा रिकमेंडेशन दी है कि ये तमाम जो अपॉइंटमेंट्स हैं या जो सर्च कमेटी का जो उस वक्त सिलेक्शन हुई थी वो बिल्कुल कानून के मुताबिक है और जिन लोगों को इन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है उनकी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। लेकिन सूबाई हुकूमत इस वक्त इन यूनिवर्सिटीज़ को उन्होंने एक लिहाज से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनाया हुआ है एडहॉक के ऊपर, जो यहाँ पर वाइस चांसलर प्रायोरिटीज क्या है इस वक्त सूबाई हुकूमत की, केपी हुकूमत की, जिसकी वजह से हम देखते हैं कितनी नेग्लिजेंस है कि आपकी 32 सरकारी जामियात उनमें से 24 की जो वाइस चांसलर मुस्तकिल तौर पर है ही नहीं है वहाँ पर। देखिए मेरे ख्याल में वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत तालीमी इमरजेंसी की बात करती है, हेल्थ इमरजेंसी की बात करती है, बहुत सारी चीज़ों को कहते हैं अच्छी भी होंगी, लेकिन इस वक्त अगर उनकी प्रायोरिटी को देखा जाए तो हायर एजुकेशन इतनी प्रायोरिटी है सूबाई हुकूमत की कि 36 जामियात के लिए सिर्फ 3 बिलियन रुपए जो है वो सालाना बजट रखा है। आप इसके अंदाजा लगा लें, ये उनकी प्रायोरिटी है। इस वक्त बलोचिस्तान जो है वो 11 यूनिवर्सिटी के लिए उन्होंने 5 अरब रुपए रखे हुए हैं। पंजाब को देखा जाए तो 34 अरब रुपए उन्होंने 58 यूनिवर्सिटीज़ के लिए रखे हैं। सिंध जो है ना वो 26 यूनिवर्सिटी के लिए 11 अरब रुपए रखे। तो आप सूबाई हुकूमत की प्रायोरिटी को देखते हैं कि हायर एजुकेशन इतनी इनकी प्रायोरिटी है। और हम ना मेरे ख्याल में बदकिस्मती ये है कि इस वक्त ये जो चपकलिश है, मेरे ख्याल में हायर एजुकेशन का निज़ाम मुकम्मल होकर तबाह बर्बाद करके रख दिया है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ सूबाई हुकूमत का फोकस ये है कि वो लोअर लेवल, क्लास 4 लेवल या जो 15-16 ग्रेड के लोगों को अपॉइंट करें उन वाइस चांसलर के जरिए से जो कि एडहॉक के ऊपर है। इस वक्त अगर आप देखें हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, उनका सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी, ये सब कुछ कह रहा है कि ये तमाम तर प्रोसेस जो है वो लीगल रहा है और ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर ही रहा है। और बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, ये खबर भी है कि वही सर्च कमेटी आज भी काम कर रही है। सूबाई हुकूमत ने मजीद 2 साल के लिए उसी सर्च कमेटी को एक्सटेंड कर दिया है, जिसके ऊपर एतराज उठाते हुए उन्होंने इन वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट को रोका। सर, क्विकली इस मसले के हल के लिए कुछ किया जा रहा है अब हुकूमत की जानिब से? देखिए इस वक्त अगर आप देखें आमना, जो सुप्रीम कोर्ट गई हुई है, एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को चैलेंज किया हुआ है। 1 महीने की तारीख दी गई है
हाई कोर्ट का डिसीजन बिल्कुल सामने है, हायर एजुकेशन कमीशन की रिकमेंडेशन सामने है, सेक्सी लॉ की रिकमेंडेशन सामने है। तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट भी डिसीजन यही करेगी कि ये तमाम तर लीगल प्रोसेस था और आप रेगुलरली अपॉइंट करें उन वाइस चांसलर्स को जो कि अपॉइंट हुए थे सर्च कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद। लेकिन अगर सुप्रीम हुकूमत लिंगर ऑन करती है तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट फिर जाहिर बात उनके खिलाफ जो भी डिसीजन आता है उसको हमने देखना होगा। लेकिन तालीम के लिहाज से लेकिन ये जो मसला है ये बिल्कुल फौरी तौर पर तवज्जो का मुतकाजी है, क्योंकि इतना बड़ा बहरान वहाँ पर पाया जा रहा है और उसको कोई देखा नहीं जा रहा, क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज़ शायद डिफरेंट है। ज़ाहिर सा शराजी साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त लिए। इसके साथ ही नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे मुलाकात करते हैं कल। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।